क्या इस बार कपिल मिश्रा पर हो पाएगी एफआईआर? दिल्ली के कानून मंत्री पर कानून का शिकंजा। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल और ट्रंप के टैरिफ युद्ध के शोर के बीच एक जरूरी खबर दब गई है, या कहें कि दबा दी गई है, जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। वो है दिल्ली हिंसा में दिल्ली के कानून मंत्री पर कानून के शिकंजे की। हालांकि कहा जाए कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, जब इन्हीं आरोपों में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे तमाम युवा पिछले 5 साल से जेलों में बंद हैं। कपिल मिश्रा, जिन पर पहले दिन से दिल्ली हिंसा भड़काने का आरोप है, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट वो लगातार सांप्रदायिक राजनीति करते रहे और अब भाजपा के टिकट पर करावल नगर से चुनाव जीतकर दिल्ली के कानून मंत्री भी बन गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले दिन से हिंसा भड़काने के आरोप हैं, जिसके खिलाफ फरवरी 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, उसे कानून मंत्री बनाना ही भाजपा की उस सोच को दर्शाता है कि उसकी नज़र में कानून और न्याय की क्या कीमत है। आप शायद भूल गए हों, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि जस्टिस एस मुरलीधर ने फरवरी 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो की जांच करें और इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा था कि इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, एफआईआर दर्ज करने का विचार तो नहीं हुआ। इस आदेश के तुरंत बाद दिल्ली के जस्टिस मुरली का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया था। अब 5 साल बाद 1 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और दिल्ली पुलिस से 16 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश का अनुपालन करती है या फिर कोई और बहाना बनाती है, या फिर किसी न किसी बहाने न्यायपालिका में ही हस्तक्षेप की कोशिश की जाती है। क्योंकि अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने अदालत में पुरजोर तरीके से यही कहा है कि कपिल मिश्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है, 23 फरवरी 2020 से 26 फरवरी 2020 तक उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हालांकि इसे बोलचाल में दंगा कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह एक हमला था और पूरी दिल्ली को जलाने की साजिश थी। ये हमले, ये हिंसा नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन और विरोध में हुए प्रदर्शनों के बीच शुरू हुए थे। हिंसा की शुरुआत 23 फरवरी 2020 की शाम को हुई, जब भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मौजपुर में एक भड़काऊ भाषण दिया और इसके तुरंत बाद क्षेत्र में पत्थरबाजी और हिंसा भड़क उठी। इस दंगे में करीब 53 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। यह हिंसा, यह हमला कितना एक तरफा था, आप दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से ही तस्दीक कर सकते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक मरने वाले 53 लोगों में 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू थे, और बड़ी तादाद में मकान दुकान जलाए गए थे। इस मामले में पहले दिन से ही भाजपा के कई नेताओं पर आरोप लगते रहे, क्योंकि इससे तुरंत पहले हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में शाहीन बाग आंदोलन के चलते भाजपा के नेताओं ने खोलकर हिंदू मुस्लिम करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से करारी हार मिलने के बाद तो जैसे ये नेता बौखला ही गए थे। तभी तो उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषण प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच वैमनस्य बढ़ाना का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे हिंसा और जान माल की हानि हुई। न्यायमूर्ति मुरलीधर ने पुलिस की निष्क्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसी त्रासदियों को दोहराने का कारण बन सकती हैं। दिल्ली दंगों की हकीकत पर 2022 में 4 पूर्व जजों और देश के एक पूर्व गृह सचिव ने फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जारी की थी।
रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणियां की गई थीं। इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं जैसे कपिल मिश्रा के दिए हुए भाषण के लिए कहा गया था कि उन्होंने भी लोगों को उकसाया था, जिससे हिंसा भड़की थी। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने भी दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये याचिका अभी कोर्ट में लंबित है। अब एक बार फिर अदालत ने कड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित किया है। न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे की जांच जरूरी है, क्योंकि शिकायत में उल्लेखित घटनाओं में से एक के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है। तो आप कोर्ट ने जो कहा वो ध्यान से सुनते रहिए। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि मिश्रा संबंधित क्षेत्र में मौजूद थे और सभी चीजें पुष्टि कर रही हैं। कोर्ट मोहम्मद इलियास द्वारा दायर की गई शिकायत पर विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दंगों के संबंध में कपिल मिश्रा को फंसाने की सुनियोजित साजिश है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता को इस मामले में फंसाया जा रहा है और 2020 के दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जबकि शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ और बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट तथा पूर्व बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान और अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। मोहम्मद इलियास कौन है? मोहम्मद इलियास उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार क्षेत्र के निवासी हैं और पहले दिन से अपने स्टैंड, अपनी गवाही पर डटे हैं। इलियास ने दंगों के तुरंत बाद कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शिकायतें 3 बार खारिज कर दी गईं। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। मोहम्मद इलियास का प्रतिनिधित्व एडवोकेट महमूद प्राचा कर रहे हैं। इलियास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा, उनके साथियों को सड़क जाम करते और रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को नष्ट करते देखा। उन्होंने दावा किया है कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त उत्तर पूर्व और अन्य पुलिसकर्मी कपिल मिश्रा की बगल में खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। अब देखना है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अब तो कपिल मिश्रा पहले से भी ताकतवर हो गए हैं। कपिल मिश्रा इस समय दिल्ली सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री हैं। जी हाँ, कानून एवं न्याय मंत्री। इतना ही नहीं, वह श्रम, रोजगार, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों के भी मंत्री हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण पद हैं। तो मंत्री जी के खिलाफ क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तो सरकार उनके खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। 2 अप्रैल को जब दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने यह मुद्दा उठाया तो स्पीकर महोदय ने पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 विधायकों को ही सदन से निलंबित कर दिया। आतिशी ने बीजेपी पर कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दंगों के सभी आरोपी जेल में हैं, तो फिर कपिल मिश्रा जेल में क्यों नहीं हैं? हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें बचा रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए हैं। उधर कपिल मिश्रा लगातार इससे खुद को बेखबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्स हैंडल पर जाएं तो 1 अप्रैल से जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश आया और अब तक एक भी पोस्ट इस बारे में नहीं मिलेगी। हालांकि वे हर मुद्दे पर बोलते मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते मिलेंगे, गुलदस्ता देते मिलेंगे, वक्फ बिल के फायदे समझाते हुए मिलेंगे, लेकिन दिल्ली हिंसा में अपनी भूमिका या कोर्ट के आदेश पर एक शब्द बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर अलग अलग कोर्ट दिल्ली पुलिस को भी कई बार फटकार लगा चुकी है। अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा है। देखना है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निष्पक्ष दिखने की कोशिश करती है या फिर कोई नया बहाना गढ़ती है, नई दलील अदालत में पेश करती है। अभी तक के रवैये से तो यही लगता है कि कपिल शर्मा के खिलाफ कुछ खास होना जाना नहीं है। फिर भी हमें न्यायपालिका की ताकत में तो भरोसा रखना होगा और पुलिस से भी ईमानदारी और निष्पक्षता की उम्मीद करनी ही होगी,
क्योंकि उसका बॉस भले ही कौन हो, सबकी जवाबदेही एक ही संविधान के प्रति है और उससे बड़ा, उससे ऊपर कोई नहीं है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।